हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। घटनाचक्र पूर्वावलोकन को कवर किया जा रहा है, जिसमें ये आपका लेटेस्ट एडिशन पॉलिटी का है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह आता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के संदर्भ में इसके प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और इसके नोट्स का भी रिवीजन किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। चुनाव आयोग के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित दिया गया है। अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जो कि स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है और यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद 324 का क्लॉज 2 कहता है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्तें पदावधि अधिनियम 2023 के अनुसार निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, जिसमें सदस्य शामिल होंगे प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य जो कि लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता ना होने पर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को इस संदर्भ में विपक्ष का नेता माना जाता है। 15 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग एक संसदीय था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था और 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग ने 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और 1 जनवरी 1990 तक ये पद रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और 3 सदस्यीय आयोग में सदस्य थे। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता था और वर्तमान में निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त तो मुख्य 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। इनके पास समान शक्तियाँ होती हैं और इनके वेतन भत्ते तथा दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होगा। अनुच्छेद 324 का क्लॉज 5 की परंतु के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है और किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के अनुसार चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति के तथा विधानसभा या विधान परिषद से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यपाल प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है। चुनाव के विभिन्न चरणों में संबंधी विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 326 में वैयक्तिक मताधिकार का प्रावधान दिया गया और भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी और 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। स्थानीय निकाय जिनमें पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग हो, जिसे अनुच्छेद 243 का से 243 जेडी की धारा कहा जाता है, जिसमें परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों में सीमा निर्धारित करने से होता है और अब तक 5 बार 1952, 63, 73, 2002, 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया और नवीनतम परिसीमन आयोग को परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसे मूलतः जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के विधानसभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था और मार्च 2021 को इस परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष के भीतर देने के इसके दायरे में उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा लिया गया और इस आयोग का परिसीमन आदेश को मई 2022 में अधिसूचित किया गया और दिसंबर 2022 में निर्वाचन आयोग द्वारा असम राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन की प्रक्रिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत धारा 8 का के तहत प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई और भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमावे देवी रही थी। अब हमारे प्रश्न आते हैं। प्रश्नों के संदर्भ में बात की जाए तो भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस एक अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो आपको बताना है, तो ये आपका अनुच्छेद 324 होगा, तो ऑप्शन डी आएगा।
भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग के से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट आता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत कि मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तीसरा आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष तक और उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा आपका सही होगा, तो ऑप्शन बी आएगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के अधिकार वेतन भत्ते आदि समान हैं और उन्हें वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त हो। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद के 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर और वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा आता है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हुआ आता है तक होगा। तीसरा आता है कि एक चुनाव आयुक्त तो किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त से को संबोधित स्वहस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बात करना है तो इसमें पहला और दूसरा होता है, तो ऑप्शन ए होगा, जिसमें वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन 2 आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि यानी कि 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है। इसमें तरीके से पहला दूसरा कथन है। तीसरा इस कारण से सही नहीं है क्योंकि एक निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित या प्रस्तुत कर राष्ट्रपति को ही उनका नियुक्त प्राधिकारी होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हुई होगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या देखी जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनके नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते प्राप्त किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 की क्लॉज 5 के परंतु के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है जिस रीति या जिन आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। वरीयता क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थान 9वां है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो स्थान आता है वह 9A आता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा की वरीयता क्रम में स्थान 6ठा आता है और राज्यों के राज्यपाल का स्थान 4था और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का नाम 14वें नंबर पर आता है। इस कारण से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट आता है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया एवं स्वतंत्र इकाई तथा अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कारण आता है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य होता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका पहला दूसरा कथन दोनों ही सत्य है, मतलब कि पहला कथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। इस कारण से ऑप्शन बी होगा। के और आर तो सही है लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी आएगा। कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद और विधानमंडलों को निर्वाचन और निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत आता है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद उसी रीति से हटा सकती है जिस रीति से
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर हटा सकती है और फिर इस आधार पर कथन और कारण सत्य नहीं होता है। प्रश्न में भाषा और विश्लेषण के कारण भ्रम भी है कि निर्वाचन आयुक्तों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सभी को शामिल किया गया है, जो गलत है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त में निहित है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार संसद में निहित है, अर्थात अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार भी अप्रत्यक्षतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास माध्यम से विधायिका के पास निहित है। तो इस कारण से आपका विश्लेषण के आधार पर कारण गलत होता है। नेक्स्ट आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो इसे कब पदच्युत किया जाता है? तो ये आप कहता है उस प्रक्रिया द्वारा जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर ये लागू होता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो किसके माध्यम से हटाया जा सकता है? तो इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त में राष्ट्रपति के परामर्श के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी आएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में आपको बताना है, जिसमें पहला कहता है कि संसद राज्य विधानमंडल के सभी का चुनाव करवाना, दूसरा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना और तीसरा आता है कि किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूलन दर न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति के आधार पर होना। और चौथा कथन कहता है इसके अंतर्गत कि निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका चौथा कथन इसमें सत्य है। और भी कथनों के बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो पहला और दूसरा कथन भी सत्य होता है, लेकिन ये तीसरा वाला कथन आपका सत्य नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन आता है आपका बी, जिसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो कौन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आता है मतदाता सूची तैयार करने के लिए नियंत्रण, निर्देशन, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में चुनावों का संचालन, ये भी सही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का संचालन, ये भी सही है। अब कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं है कि विधानमंडल के लिए चुनावों का उचित प्रावधान करना, ये आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित होता है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन 14 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकायों का जो चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, ना कि मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट आता है कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? पहला कृत्य कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के पदों का निर्वाचन करना। दूसरा आता है कि नगरपालिकाओं, नगर निगमों के निर्वाचन कराना। तीसरा आता है निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों, विवादों का निर्णयन करना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो इसमें बात की जाए तो इसमें आपके तीनों ही कथन असत्य हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा कि ये इसके कृत्यों से संदर्भ में नहीं है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्य करते हो। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णयन न्यायपालिका करती हो। नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। इस कारण से कोई भी कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि भारत में निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा आता है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव, उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा आता है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलयन से संबंधित विवाद निपटाता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका तीसरा ही कथन सत्य है, केवल एक ही सत्य है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये आपका चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासक जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश
और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। ऑप्शन बी आता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में गृह निर्माण विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। ऑप्शन सी आता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। और ऑप्शन डी आता है कि निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना, जो दोनों ही कार्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना होता है। तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं। पहला आता है वैक्स मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा आता है एकल संक्रमणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और फिर आता है कि तीसरा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। तीसरा आता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो इनमें से कूट बताना है। तो इसमें आपका पहला दूसरा इसके अंतर्गत सही आता है। तो ऑप्शन ए होगा कि भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषदों हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वैक्स मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए आएगा। सांसदों की अयोग्यता के संबंधी विवाद का निर्णय कौन देता है। तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से संबंध राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। तो भारत का निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन बी होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित राय लेगा। तो इसके अंतर्गत बात बताना है। तो इसमें आपका कौन सा होगा। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी निर्वाचन आयुक्त और ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो इसमें आपका कौन सा होगा। निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन बी आएगा, निर्वाचन आयोग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन से निर्वाचन घोषित कर दी वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि यानी कि जमानत राशि खो देता है तो उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए मतदान बहुत कम हुआ। ऑप्शन ए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन था। ऑप्शन सी निर्वाचित प्रत्याशी को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय कम मतों से थी। ऑप्शन डी निर्वाचन लड़ने पर प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो आपको इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें बात की जाए तो ऑप्शन डी आ गया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है। तो ये संसद द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि कथन कहता है कि चुनाव का घोषणा होती है राजनीतिक दलों की आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कारण कहता है कि आदर्श आचार संहिता को संसद में अधिनियमित किया था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें बात की जाए तो आपका क्या जो कथन है वो सत्य है, कारण आपका असत्य है। तो इसके साथ ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है। एक विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, एक विधिक अधिकार है जो कि अधिनियम के तहत होता है। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। वैधानिक अधिकार। ऑप्शन डी होगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। चूँकि यह संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत मिला हुआ है और यह एक विधिक अधिकार है। लोक सेवा आयोग में पूर्व में दी गई अपनी उत्तर कुंजी में इस मताधिकार को संवैधानिक अधिकार माना था और इसका आधार संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत बस वैक्स मताधिकार का उल्लेख होना हो सकता है। इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पर पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव है, ये कब है। 1989 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया।
नेक्स्ट आता है कि केंद्र एवं राज्य व्यवस्थापिकाओं के मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है ऑप्शन सी की यह 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है 31वें नंबर का कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो वो 61वां संविधान संशोधन हुआ, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है, तो यह मतदाताओं की आयु घटाने के संदर्भ में संबंधित है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वैक्स मताधिकार को मान्यता दी गई, तो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने तथा वैक्स मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो ये आपका ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट आता है कि पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक की वैक्स होने की आयु न्यूनतम कितनी होगी, 18 वर्ष, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। पहला, वैक्स मताधिकार के आधार पर होंगे। दूसरा, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। तीसरा, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं की मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही कथन सत्य होते हैं, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन से आवश्यकता है, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन डी कि इसमें कोई भी आपका इसके अंतर्गत अनुच्छेद नहीं है। भारत में यदि एक राष्ट्र और एक चुनाव की व्यवस्था लागू होती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में लोकसभा के कार्यकाल के अनुसमरूप करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को उनके अनुसार बढ़ाना या घटाना होगा और लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को उसी अनुरूप समायोजित करना होगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग या विकृत होने की स्थिति के संदर्भ में प्रावधान करती है। अतः ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 जो कि संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 संसद के 17वां विघटन, 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के 17वां विघटन, अनुच्छेद 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। और एक राष्ट्र एक चुनाव एक उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था और यह रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी हुई थी। नेक्स्ट आता है कि निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कहता है कि निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं की निर्वाचनेतर संरक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। दूसरा आता है कि निर्गम मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। तीसरा आता है कि ऑप्शन सी कि निर्गम मत सर्वेक्षण वह युक्ति होती है जिसे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। और ऑप्शन डी आता है कि निर्गम मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति से पर रूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा कि निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के निर्वाचन सर्वेक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चले कि मतदाताओं को अपने मताधिकार को किस प्रत्याशी ने पक्ष लिया है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 39 नंबर का कि 2009 में चुनाव में निर्वाचनों की संख्या मिलियंस में कितनी होती है, तो ये आपकी 714 होगी, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में लड़ने से रोकता है। दूसरा आता है कि 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तीसरा आता है कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में
निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए, किंतु उन्हें खाली किया है अवसत्य वही सभी निर्वाचन क्षेत्रों पर विजयी हुआ हो। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपका जो कथन है इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी कथन एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। मतलब कि ये आपका 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके संदर्भ में आप संशोधन जो इस तरीके से हुए थे उनके संदर्भ में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत व्याख्या को देखा जाए तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है वह 1951 में 1996 में हुए संशोधन से धारा 33 की क्लॉज 7 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव या साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उपचुनावों से 2 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। और क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 1991 में लोकसभा चुनाव में केवल रोहतक से चुनाव लड़ा था और वे पराजित हो गए। और जहाँ तक कथन तीसरे का प्रश्न है वह यह 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित अवश्य किया गया था, परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाया गया। तो यूपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को जब इसका मूल्यांकन किया गया तो इसको बाहर कर दिया गया था, तो इस कारण से इसमें कोई भी ऑप्शन आपका नहीं दिया गया, मतलब कि कोई उत्तर नहीं दिया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि द्वारा हाल ही के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारतीय ध्वज और भारत के संविधान में अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। दूसरा, लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप की वृद्धि की गई है। तीसरा, कोई अभ्यर्थी अब 1 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। चौथा आता है कि चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। तो आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है और चौथा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका पहला, दूसरा और चौथा कथन के साथ आपका ऑप्शन बी होता है, तो ऑप्शन बी होगा। इसमें पहला, दूसरा, चौथा कथन जो है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और 1996 के संशोधन द्वारा किए गए संशोधनों के संदर्भ में सही है, जबकि कथन तीसरा सही नहीं और 1996 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर आधारित है और अब कोई अभ्यर्थी किसी आम चुनाव तथा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों में उप निर्वाचन आयुक्त में 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। और किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु स्थिति संबंधित दल का नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने के लिए विकल्प दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश की गई थी, तो किस में की गई थी? लोकसभा में चुनाव की सरकारी निधियन के लिए, तो ऑप्शन सी होगा कि दिनेश गोस्वामी जो कि 1990 में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे और इनकी अध्यक्षता वर्ष 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया था। इस समिति में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्राओं की सूची की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्या किराए पर उपलब्ध या भुगतान कराने आदि के संदर्भ में सरकारी निधियन की सिफारिश की हुई थी। नेक्स्ट आता है कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा या विधानसभा की सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन कहता है कि लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। दूसरा कथन आता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग का है। और तीसरा कथन आता है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि इसमें 43 सीटें नहीं है, 44 सीटें नहीं है, बल्कि 47 सीटें हैं। और इसमें ये जो सीटें हैं वह जनजातियों के लिए आरक्षित है। और इसका जो परिसीमन आयोग का गठन जो है वह संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत बनाई गई विधि के तहत, संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये आपका इस कारण से गलत है।
और ये आपका कथन आपने तीसरा वाला जो है वह सत्य है, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति होती है वह लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो इसके अंतर्गत आपका जो कथन है वह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें आपका जो नियुक्ति जो है वह लोकसभा स्पीकर के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो इस कारण से आपका तीसरा वाला कथन गलत है, लेकिन पहला और दूसरा जो है वह आपका पहला तीसरा सही है, लेकिन आपका दूसरा गलत है। तो इस कारण से आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें व्याख्या को देख लेते हैं कि 2008 के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोकसभा की कुल 547 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और किसी निर्वाचित क्षेत्र की सीमांकन और उसे आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण से आपका पहला और तीसरा कथन तो आपका इसमें सत्य है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला सही है और आपका पहला तीसरा गलत है। इसमें बोलने में ही बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो आप एक बार अच्छे से देख लेंगे इसमें कि आपका जो पहला और तीसरा वाला जो कथन है वो आपका गलत है और दूसरा वाला सही है। तो इस कारण से ऑप्शन सी है। तो इस तरीके से आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा कथन कहता है कि परिसीमन आयोग जब लोकसभा या राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका पहला दूसरा दोनों ही कथन परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही है। तो इसके साथ आपका ऑप्शन इसमें सी होगा, जिसमें दोनों कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि नीचे दिए गए कथन और कारण है, जिसमें कथन कहता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या कुछ हद तक समाधान कर सकती है। और कारण कहता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग हितों, विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों में यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो इसके अंतर्गत जो बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है। आर सही, व्याख्या है ए की, तो दोनों आपके कथन सत्य होते हैं और व्याख्या भी सत्य है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के लिए सुनिश्चित की गई है। तो ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं जहाँ द्विसंघीय प्रणाली विकसित हो, तो ऑप्शन बी होगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो उद्देश्य है वह समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। और जहां देश के मात्र 2 दल हैं जिसमें द्विदलीय प्रणाली विकसित की गई और वहां यह महत्वहीन हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। तो वीवीपैट का संस्करण M3 है। तो इसके संदर्भ में आता है कि पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग हो रहा है और वर्तमान में वीवीपैट द्वारा युक्त ईवीएम को M2N3 संस्करण के द्वारा प्रयोग किया जाता है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया है, तो 1989 में, तो ऑप्शन सी होगा कि निर्वाचन आयुक्त को एक निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसे 16 अक्टूबर 1989 में सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर बने रहे। पर 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है, तो NB लोहानी इसका चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा, जिसमें आता है कि वर्ष 2000 में डॉक्टर MS गिल चुनाव के आयोग के अध्यक्ष थे और कृष्णमूर्ति एवं लिंगदोहे अन्य सदस्य थे। बाद में लिंगदोहे कृष्णमूर्ति भी मुख्य चुनाव आयुक्त के बने हुए थे, इसके अंतर्गत आता है। नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार करना है, जिसमें भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं, सुकुमार सेन थे। दूसरा आता है कि भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी रही हैं। तो इसके अंतर्गत आपके दोनों कथन सत्य हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो यह BS रमा देवी रही। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर डे है, तो ये 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था।
नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, तो ऑप्शन बी होगा, तो इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये प्रश्नों की श्रृंखला चुनाव आयोग से रिलेटेड है, वो फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वह आता है राजनीतिक दल, वो कवर किया जाएगा। अब आपके इसके ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, ये टॉपिक कवर हो जाएंगे तो आपका जो घटना चक्र पूर्वावलोकन का पॉलिटी का सेशन है वो फिनिश हो जाएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। साथ ही हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ उपलब्ध होगी। धन्यवाद।